प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस पेपर के 6th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं, शक्ति की अवधारणा। काफ़ी डिस्कस हमने शक्ति को लेकर किया है, लगभग सभी पॉइंट्स पर हमने बात किया। बस अंतिम कुछ बातें वो इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में हम शक्ति की अवधारणा के टॉपिक को, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट 7th चैप्टर जो कि होगा सत्ता, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, शक्ति पर हमने काफ़ी बात कर ली, राजनीतिक शक्ति को समझाया, शक्ति को समझाया, कुछ परिभाषाएं हमने देखी, शक्ति और बल, उनमें संबंध और अंतर, प्रभाव और शक्ति में संबंध और अंतर, ठीक है, और शक्ति के रूप, वो काफ़ी परीक्षा में जो भी पूछे जाते हैं सब आपसे डिस्कस किया। आज हम विद्यार्थियों बात करेंगे, एक तो शक्ति को लेकर ये बात की जाती है कि शक्ति जो है वो साध्य है या साधन है। तो इसको हम समझेंगे कि वास्तव में साध्य है या साधन है या फिर दोनों है, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कुछ संक्षेप में, कुछ विचारक हैं जो शक्ति की अवधारणा की आलोचना भी करते हैं। तो राजनीति विज्ञान में जो शक्ति अवधारणा है, इसकी क्या आलोचना की जाती है, संक्षेप में हम ये भी देखेंगे। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले, हम जो वीडियो की शुरुआत करें हम उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, सारी वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से वे इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। उसमें आप देख सकते हैं सारी वीडियो। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि शक्ति जो है वो साध्य है या साधन। तो विद्यार्थियों, शक्ति साध्य है और साधन, देखिए अलग अलग मत हैं इसको लेकर, अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर हम बात करें तो साध्य और साधन को पहले आपको समझना होगा। देखिए, साध्य का मतलब क्या है, आप इसको सिंपल वर्ड में उद्देश्य कह सकते हैं। होता है ना कि भाई मेरा साध्य क्या है, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसी प्रकार में शक्ति जो है वो उद्देश्य है, या साधन, साधन क्या होता है, किसी भी साध्य की प्राप्ति का जो माध्यम है। या फिर तो कुछ शक्ति को साध्य भी मानते हैं और कुछ शक्ति को साधन भी मानते हैं। तो साध्य मतलब कुछ तो शक्ति को उद्देश्य भी मान बैठते हैं, और कुछ शक्ति को अपने कोई निहित उद्देश्य की प्राप्ति का साधन भी मानते हैं। दोनों के उदाहरण भी आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, सब कुछ आपको दे रखा है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो कुल मिला के हम बात सबसे पहले हम ये करेंगे कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें कई बार ऐसा होता है, ये चीज़ देखी गई है कि वो शक्ति को साधन मानने की बजाय वो वहाँ साध्य ही मान लिया जाता है, ठीक है। कई उदाहरण हैं ऐसे, ठीक है ना, कि वहाँ शक्ति को वो साध्य ही मान लेते हैं, मतलब लक्ष्य ही मान लेते हैं, उद्देश्य ही मान लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं लेकिन कई बार ऐसा होता है। अब वो कब होता है, जब ये होता है कि जब मान लीजिए कोई राष्ट्राध्यक्ष है, कोई देश है, वो अपने शक्ति संचय अधिकतम वो शक्ति इकट्ठा करना चाहता है, अपने आप को महाशक्ति, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। तो बस वो ये मानता है कि बस मेरे पास पावर हो, मैं महाशक्ति हो देश में। तो वो क्या है, वो शक्ति को ही साध्य मान बैठते हैं कि बस यही लक्ष्य है कि अधिकतम जो शक्ति है उसको हम बस पावर को हम हासिल कर लें, फिर हम सब पर कंट्रोल कर लेंगे। जैसे हिटलर का उदाहरण आप दे सकते हैं कि हिटलर, मुसोलिनी, ऐसे ही जो कुछ शासक रहे हैं, आपने पढ़ा कि वो तानाशाह शासक, तो वो शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, बस पावर। तो शक्ति को ही उन्होंने इकट्ठा किया, राज्य को एक शक्ति के रूप में ही, शक्ति की प्रतिमूर्ति ही माना, और राज्य को शक्ति के रूप में ही मानकर उसको लक्ष्य के रूप में, साध्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में ही माना। हिटलर और मुसोलिनी ने उसको साध्य के रूप में ही लिया, उन्होंने इसको साधन नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसी को माना कि यही लक्ष्य है, बस शक्ति अधिक से अधिक शक्ति इकट्ठा करो, शक्ति प्राप्त करो, और उसके लिए बल का भी प्रयोग करना पड़े। तो सबसे मेन बात यह है, ठीक है। ये एक अच्छा उदाहरण है कि जो लोग शक्ति को साध्य मानते हैं। विद्यार्थियों, एक नाम आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट, मार्गेंथाउ, बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक हैं और यथार्थवादी विचारक है, ठीक है। तो इन्होंने भी शक्ति को साध्य के रूप में ही माना है। आप देख पा रहे हैं कि मार्गेंथाउ ने
उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, राजनीतिक यथार्थवाद, ठीक है। तो उस सिद्धांतों के अनुसार भी जो शक्ति है उसको ही वो एक तरह से प्रत्येक राष्ट्र के लिए, वो जिसको हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीय शक्ति, और प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का जो अभिन्न अंग, अभिन्न लक्ष्य, अभिन्न उद्देश्य मानते हैं वो किसको? पावर को, शक्ति को। वे शक्ति को ही राष्ट्रीय हित से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। मतलब अगर जिस देश के पास शक्ति होगी, पावरफुल वो होगा, तो फिर वो ही उस देश का हित जो है, राष्ट्रीय हित है, वो उसी में निहित है। और विदेश नीति प्रत्येक देश के लिए अन्य देशों के साथ जो संबंध कायम करने के लिए किस प्रकार के वो संबंध स्थापित करता है, तो उसके लिए वो विदेश नीति जो तय करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य की जो विदेश नीति है उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो शक्ति को प्राप्त करना ही होता है, पावर को प्राप्त करना ही होता है। मतलब उसको, शक्ति को, वो मार्गेन था, वो भी एक लक्ष्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में, साध्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, शक्ति उस समय में विद्यार्थियों साध्य हो जाती है कि जब कोई देश मान लीजिए शक्तिशाली है, तो सामान्यतः देशों का ये मानना होता है कि अगर हमारे पास शक्ति है, शक्ति का आधिपत्य बना हुआ है। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साध्य इसलिए भी है कि शक्ति का एक तरह से आधिपत्य बने रहना उस राष्ट्र की सुगम्य सिद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जैसा अमेरिका है, वो अगर शक्ति को, मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, तो उससे जो छोटे छोटे देश हैं वो एक तरह से डर कर रहते हैं, वो उसके अधीन रहते हैं, वो उसका मुकाबला या उसको टक्कर देने वाले नहीं होते हैं। उसी प्रकार आज जैसे चीन को आप देखते हैं, यही है कि उसने एक तरह से बहुत सारे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है। जैसे आज हम बात करते हैं दक्षिण एशिया में बहुत सारे देश हैं, वो शक्ति के प्रभाव में है, वो चीन के प्रभाव में है। तो कहीं न कहीं ये क्या है, वो उस चीन से नहीं, बल्कि चीन के पास जो पावर है, शक्ति है हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, तो उसी प्रकार अमेरिका, ठीक है ना। तो ये जो स्थितियां हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र है, कोई राष्ट्र इतना शक्तिशाली हो जाता है, तो और वो फिर उससे जो छोटे छोटे देश है वो डर कर रहते हैं या उनको चुनौती नहीं देते हैं, तो फिर उस समय भी वो जो उन राष्ट्रों के लिए, जैसे आज चीन है, अमेरिका है, इनके लिए शक्ति क्या है? साध्य ही है कि वो, और ये आपको पता है कि इनमें कंपटीशन भी चल रहा है कि भाई कौन महाशक्ति, कौन शक्तिशाली बने। तो वो इसी बात को लेकर है कि वो शक्ति को साध्य के रूप में लेकर चलते हैं। तो यहाँ शक्ति साध्य है, इसके एक बेहतर उदाहरण आप ये बता सकते हैं जो हमने बात करी। अब नेक्स्ट जो दूसरी बात हम बात करते हैं कि शक्ति साधन कैसे है, क्योंकि ये तो है कि भाई साध्य को तो हमने देख लिया, लेकिन शक्ति साधन भी है। मतलब साधन का मतलब अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने का साधन, माध्यम, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं धन जो है, पैसा है, वो एक साधन है। उसी प्रकार जो शक्ति है वो भी किसका साधन है? विदेश नीति का। किसका? क्योंकि विदेश नीति का साधन, हालांकि जैसा कि हमने देखा कुछ तो उन्होंने शक्ति को साध्य ही मान लिया, लेकिन कुछ इसको साधन के रूप में लेते हैं। जिस प्रकार धन को एक साधन के रूप में, भाई धन से हम कोई भी चीज़ ले पाते हैं, खरीद पाते हैं, क्योंकि एक वो माध्यम है, ठीक है। उसी पर किसी भी चीज़ का अर्जन करना हो तो धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी प्रकार जो शक्ति है उसके बिना एक बेहतर विदेश नीति नहीं हो सकती। आपको पावरफुल होना ही चाहिए। आज अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका एक अपनी जो विदेश नीति, पावरफुल विदेश नीति वो चलाता है पूरे विश्व में। तो वो कहीं न कहीं जो शक्ति के माध्यम से, तो कहीं न कहीं जो शक्ति को वो साधन के रूप में काम लेता है। इसलिए देखिए आप दे भी रखा है कि जिस प्रकार जो धन से बहुत सारी जो वस्तुएं खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार शक्ति के द्वारा ही अपने जो विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर जब लक्ष्य को प्राप्त करने का ये साधन भी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि शक्ति के माध्यम से कि एक राष्ट्र को जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो उसको अगर जो भी चाहिए, कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार होता है। अगर मान लीजिए आप कुछ देखते हैं, कमज़ोर कोई राष्ट्र है तो क्या कोई उसका कोई मित्र बनना चाहेगा? नहीं। अब शक्तिशाली कोई देश है तो उसको कोई
कच्चा माल भी दे देगा, उसको सेफ्टी भी रहेगी, उसको कोई भी देश है वो मतलब उसके अधीन भी रहेंगे, उसके मित्र भी बनना चाहेंगे, उसके तो कहने का मतलब उसको कच्चा माल, मित्र, प्रतिष्ठा, जो सुरक्षा, ये सब उसको किस के कारण प्राप्त होते हैं? शक्ति के कारण। तो शक्ति क्या हुआ? फिर एक माध्यम हुआ, ये साधन हुआ। ठीक है, जैसे 1962 में एक बेहतर उदाहरण यहाँ पर दिया है। 1962 में जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उसी प्रकार जिस प्रकार भारत ने 1962 में चीन पर आक्रमण किया था, उसी प्रकार उसने 1979 में वियतनाम पर भी आक्रमण किया था। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार उसने शक्ति को साधन के रूप में काम लिया। अब आपको ध्यान है कि चीन ने आक्रमण करके और फिर अचानक युद्ध रोककर बस क्योंकि उसमें भारत को तो काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी हार हुई थी, लेकिन अचानक उसने युद्ध विराम भी कर दिया, फिर युद्ध रोक भी दिया। ठीक है, और वियतनाम पर भी उसने ऐसा ही किया था। तो ऐसा करके उसने क्या किया? मतलब उसका उद्देश्य भारत को एक तरह से पराजित करना, या अपने उससे ज़्यादा क्या उद्देश्य था उसका? उसका उद्देश्य था कि अपने आप को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में और एक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, कि देखिए एक प्रादेशिक पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, पूरे एशिया में, या पूरे जो एशिया पैसिफिक में वो चाहता था कि अपनी प्रतिष्ठा हो, जिससे कि जो अन्य देश हैं, छोटे देश, वो उससे प्रभावित रहें, भारत या वियतनाम से प्रभावित ना हो। तो वो प्रादेशिक लाभ प्राप्त करने के लिए तो उसने मतलब अपनी एक ऐसी विदेश मतलब बेहतर विदेश नीति के लिए उसने शक्ति को दिखाया, उसने उसको हासिल करके उसने जो भारत और वियतनाम पर आक्रमण करके अपनी शक्ति के माध्यम से, क्योंकि वहाँ उसने शक्ति को लक्ष्य नहीं माना, बल्कि उसका तो लक्ष्य विदेश नीति, बेहतर विदेश नीति, अपनी विदेश नीति की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। लेकिन किस माध्यम से? शक्ति के माध्यम से, पावर के माध्यम से। वो उसने फिर भारत और वियतनाम पर आक्रमण करके दिखाई दी थी। तो इस प्रकार वो एक प्रकार से अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने प्रादेशिक लाभ हासिल करने के लिए उसने इन देशों पर आक्रमण किया था। तो इससे पता लगता है कि शक्ति है वो साधन भी है। तो कहने का मतलब आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए, हो सकता है 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए शक्ति साध्य है या साधन है। तो आप इन उदाहरणों के माध्यम से बता सकते हैं कि शक्ति साध्य भी है और शक्ति साधन भी है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कोई भी राष्ट्र है शक्ति को किस रूप में वो लेता है। तो ये विद्यार्थियों, ये तो हमने बात करी शक्ति, साध्य और साधन की। अब हम बात करते हैं शक्ति अवधारणा की कुछ आलोचना, वो कौन करता है ये देखते हैं। विद्यार्थियों, आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं कि शक्ति की अवधारणा की हालांकि बहुत ज़्यादा आलोचना, लेकिन राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख विचारक का नाम आप देख पा रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल। तो ये शक्ति, कई बार ये प्रश्न विद्यार्थी पूछा भी जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो शक्ति की अवधारणा की आलोचना करने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो वो प्रथम प्रमुख विचारक थे ये, जिन्होंने कि शक्ति की अवधारणा की काफ़ी कड़ी आलोचना की है। देखिए रसेल क्या कहते हैं अपनी इस बात को पुख्ता रूप से रखने के लिए, वो ये कहते हैं कि कोई भी राज्य हो, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा वाला हो, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा वाला हो, ठीक है, वहाँ अगर राजनीतिक शक्ति होती है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, तो फिर वहाँ के लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए या उस राष्ट्र की प्रगति के लिए एक ये बहुत नकारात्मक चीज़ होती है शक्ति। ठीक है, तो इसलिए वो शक्ति की अवधारणा की आलोचना करते हैं। क्यों? कि शक्ति के द्वारा कोई भी जो देश है अपने नागरिकों का वो सर्वांगीण विकास या उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी भी प्रकार से पूंजीवादी चाहे साम्यवादी कोई भी राष्ट्र हो, अगर वहाँ तानाशाह कोई शासक हो, वहाँ शक्ति के आधार पर अगर लोगों पर वो कंट्रोल रखे, अपना शासन करे, तो फिर वो वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए ये सही नहीं है। विद्यार्थियों, बर्ट्रैंड रसेल ये भी कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से अत्यंत घातक है। मतलब आर्थिक जो शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जैसे मान लीजिए पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि उससे भी घातक स्थिति है अगर राजनीतिक स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हो तो। ठीक है, दूसरा, अगर ये तो बात करें हम राष्ट्रीय क्षेत्र में या राज्य के क्षेत्र में, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम देखें तो भी
जो शक्ति की अवधारणा है वो अत्यंत से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है शक्ति का जो दंश है, शक्ति की अवधारणा का जो दंश है, हम शीत युद्ध के रूप में देख चुके हैं और आज हम देख भी रहे हैं। तो मतलब ये घरेलू राजनीति, आंतरिक राजनीति में भी शक्ति की जो अवधारणा वो बहुत घातक है वहाँ के नागरिकों के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। जैसे मान लीजिए इस शक्ति की अवधारणा ने ही तो पूरा शीत युद्ध इतने लंबे समय तक चला, या फिर ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो किस कारण से हुआ? शक्ति, पावर को हासिल करने के लिए। आज हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, एक बहुध्रुवीय विश्व है भले ही, लेकिन आज भी अमेरिका और चीन में जो एक कंपटीशन, एक जो दोनों एक दूसरे को कंटेंट करते हैं, वो किस कारण से? अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो हासिल करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि चाहे वो आंतरिक घरेलू मामला हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, जो शक्ति की जो अवधारणा है, शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो सही नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार आपसे अगर मान लीजिए शक्ति की अवधारणा का आलोचनात्मक वर्णन करके प्रश्न पूछा जाए, तो आप शक्ति पर बात करके डिटेल से और फिर अंत में आलोचना विद्यार्थी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और काफ़ी डिटेल से हमने कुछ वीडियो के माध्यम से शक्ति की अवधारणा पर बात करी। आप सारे वीडियो वो देख भी सकते हैं, तब जाके आपको पूरा शक्ति समझ में आ जाएगा। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है जो हमने विद्यार्थियों डिस्कस किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वीडियो को साझा करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक अथवा डिसलाइक या फिर कमेंट करें। अपनी जो प्रतिक्रिया ज़रूर आप दें, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को ये सूचना भी दें। तो अंत में बस यही कि आप सारी वीडियो जो भी पीछे आप अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो गया है, अब नेक्स्ट 7th चैप्टर पर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।